नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया, मैं उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो नाटक है या नौटंकी है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे उससे पहले ही एक वीडियो वायरल हो गया और बड़ी दिलचस्प रही कि मोदी और शाह के गवर्नर के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और क्या भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी शाह की बीजेपी भाजपाइयों को तो भूल गई है, सगियों को तो भूल गई है। एक एक करके राज्यों में वो बाहर से आने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी को भी भूल गए हैं? क्या आज के दिन या पिछले कुछ घंटों के दौरान जो कुछ भी हो रहा है इस देश के लोकतंत्र में, क्या ये मोदी शाह अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं या उनके दशकों पुराने राजनीतिक जीवन का मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। एक एक करके शिव जी इस बड़ी स्टोरी में हम उसको डिकोड करेंगे, एक एक करके दर्शकों को बताएंगे कि कहां गया। शुरुआत मैं शुभेंदु अधिकारी से करूंगा। आज जैसे ही वो एक बड़ा हुआ प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, घुटनों के बल झुक के वहां की जनता को प्रणाम किया। जो भाजपा जिन्होंने शहादत दी थी भाजपा के कार्यकर्ताओं के, उनके नाम भी वहां लगाए गए थे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री खुद भूल गए कि 2014 में इन्हीं शुभेंदु अधिकारी का एक स्टिंग ऑपरेशन होता है जिसका वीडियो कब रिलीज किया जाता है शिव जी, पता है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव 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 खेलती है। स्टिंग ऑपरेशन होता है 2014 में शुभेंदु अधिकारी का, जो ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे उस समय, और वो वीडियो रिलीज किया जाता है 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले। हालांकि 2016 में भी वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया था। और बाद में राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, ये जनादेश है या ज्ञानादेश है, वो तमाम सवाल तो उठेंगे। लेकिन मोदी का चेहरा एक बार फिर इस देश की जनता के सामने ला दिया उस वायरल वीडियो ने। और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में कहा था कि मैं जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करूंगा, अगर जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके मुझे सत्ता मिलेगी तो मैं उस सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज उन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी शाह द्वारा एक गवर्नर जो लाट साहब बनाए गए थे, वो ताजा ताजा बने नए राजनीतिक दल को ये कह रहे हैं कि भैया तोड़फोड़ करके लाओ। संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उन लाट साहब के खिलाफ मामला देश की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और हम एक एक करके तथ्यों को अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। और आप दर्शकों से कहेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब चेहरे से मुखौटा उतरता है ना, तो कैसे आदमी का असली चेहरा सामने आ जाता है। जी शिव जी। असल में जो होता है वो दिखता नहीं है और दिखता है वो होता नहीं। नरेंद्र मोदी सिर्फ जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी मांगों के साथ रिश्ते नहीं बनाते, उसकी डिमांड के प्रति डिलीवरी नहीं करते, अपने कहे हुए बातों को भी डिलीवरी नहीं देते, वादे डिलीवर नहीं करते, सिस्टम डिलीवर नहीं करते। वो डिलीवर करते हैं आपके साथ अपना तालमेल, वो डिलीवर करते हैं भावना, वो डिलीवर करते हैं हिंदू मुसलमान, वो डिलीवर करते हैं विपक्ष का भ्रष्टाचार, वो डिलीवर करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश घुसपैठिया। वो डिलीवर नहीं कर पाए कि आरएसएस के जो जन्मजात, बीजेपी के जो जन्मजात कार्यकर्ता थे, उन्हें पद भी डिलीवर नहीं कर पाए। और ऐसा एक नाम नहीं है, शुरू कर दीजिए। असम गण परिषद से एक नेता आता है सर्बानंद सोनोवाल, वो बनते हैं असम के पहले मुख्यमंत्री। और दूसरी बार भाजपा की तरफ से, भाजपा की तरफ से बात कर रहा हूं। और उसके बाद जब भाजपा दूसरी बार मुख्यमंत्री किसी को नियुक्त करती है तो वो कांग्रेस से आए हुआ वो भ्रष्टाचारी चेहरा होता है, जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहते हैं कि जेल भेजकर ही दम लेंगे। और ये मेरी कही बातें नहीं, उन्हीं के वीडियो आते हैं, फिर मार्केट में तूफान खड़ा कर देते हैं, सैलाब आ जाता है। आज भी एक वीडियो सैलाब मचाए हुए है, कैसे पैसे लिए जाते हैं चोरी के, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और आज पीठ ठोक कर शपथ ग्रहण करा दी।
मैं जनता को बताना चाहता हूं, अब होड़ मचेगी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार करो, पैसे कमाओ और उसके बाद पद पाओ, टॉप पर पहुंच जाओ, खुद को सरेंडर कर दो, दिल्ली से जो संदेश आए वो पास कर दो। और आज आपको बता देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी अब अविवाहित वाली श्रेणी में बीजेपी के पास तीसरा चेहरा हो गए। पहला चेहरा नरेंद्र मोदी, दूसरा योगी आदित्यनाथ और तीसरा शुभेंदु अधिकारी। और यहां एक और बड़ी बात है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, संतोष जी आप भी उस बात से सहमत होंगे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी में एक तथाकथित नेता थे जो खुद को हिंदुत्व का एक आवरण बनाकर प्रस्तुत कर दिया था और लगा कि इन्हीं के पीछे बीजेपी हिंदुत्व चलाएगी। वो आरएसएस के एक बड़े लीडर के पास गए और बोले अमुक धन है हमारे पास, हमें मुख्यमंत्री बना दो। बेचारे मुंह की खा के लौटे ऐसे कि फिर सांस ही नहीं आई आज तक। कहाँ है किसी को पता ही नहीं है, अंतर ध्यान हो गए। अब कुछ कुछ फिर दोबारा निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी से सपरिवार भेंट भी कर ली है, दोबारा शायद लाइमलाइट में आ जाए। तो क्या कद पद सत्ता सब पैसे से? कल रात से विधायकों की बोली लग रही है, पार्टी का अध्यक्ष ढूंढ रहा है, मेरा विधायक मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वो बाइट दे रहा है, वो कह रहा राज्यपाल के पास जाऊंगा। क्या जाओगे? जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है उसका हाथ में प्रमाण पत्र है, तुम क्या कहने जाओगे? अकेला ही विधायक है, वो कहीं चला जाए, उसे कैसे रोकोगे? हाँ, रोक इसलिए लोगे कि आपके साथ संसाधन होंगे राज्यपाल का, आपके साथ संसाधन है केंद्र सरकार का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वरना जमा खान बसपा छोड़कर जेडीयू के साथ चले गए पिछले चुनाव में, अभी भी मंत्री है। ऐसे जन कितने जमा खान है? राजस्थान में 5 विधायक थे बसपा के, 5 कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, 5 मंत्री रहे अशोक गहलोत सरकार। मैं तो एक उदाहरण बताए दे रहा हूं। अभी 8 विधायक सपा के छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, वो बीजेपी को सपा के चुनाव चिन्ह पर जीत कर दिन भर घर आते हैं सपा को। ये तमाम उदाहरण हैं जो भरे पड़े हैं। लेकिन क्या उसके बाद राज्यपाल अपना नैतिक कर्तव्य करते हैं? मुझे एक कर्तव्य याद आ गया। उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल हुआ करते थे रोमेश भंडारी, उन्होंने जगदंबिका पाल को तत्काल आधी रात शपथ उन्होंने भी दिला दी थी। एक बड़ा वायरल हुआ उस समय एक मीम, तब मीम नहीं बनते उस समय शपथ इतनी, शिव जी शपथ इतनी जल्दी से दिलवाया था कि राष्ट्रगान भी नहीं करवाया था उन्होंने। और उस शपथ में एक तब कार्टून वायरल हुआ करते थे, मीम तो अब बनना शुरू हुए हैं। कार्टून वायरल हुआ कि कल्याण सिंह अंदर घुसे तो जगदंबिका पाल ने बाथरूम के गेट पे जाकर कुर्सी उल्टी करके उल्टी पे ही बैठ गए, सीधी करना भी मुनासिब नहीं समझा। उधर कल्याण सिंह होशियार थे, बाथरूम में जंगले होते हैं, थोड़े से पुराने बाथरूमों में बड़े जंगले होते थे, वो जंगला तोड़ा, कूद के आए और ऐसी कुर्सी धकियाई बाथरूम में, बाहर गेट बंद कर दिया, आज तक नहीं खुला। जगदंबिका पाल आज तक नहीं बाहर आए। उन्हीं कल्याण सिंह के रहते जगदंबिका पाल भाजपा से सांसद बने और वही जगदंबिका पाल इस समय मोदी शाह की सबसे बड़ी बिग टीम के पहले हीरो हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ये बीजेपी के कार्यकर्ता समझें, उन्हें केवल वोट देने का अधिकार है, रैली में भीड़ लाने का अधिकार है, हिंदुत्व के नारे लगाने का अधिकार है। बाकी तो फिर यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने साबित कर दिया कि विधायक को भी नमस्ते पुलिसकर्मी नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका लेटर कह रहा है, जो उन्हें लिखना पड़ा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी सबूत और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें लिखना क्यों पड़ा? इस पर बहस क्यों नहीं हुई? उन्हें कहना क्यों पड़ा? तो कुल मिला के बात यह है, 2.5 बट्टा 3.5 निकाल लो, वर्गमूल निकालते रहो, ये चल रही है बीजेपी की कार्यशैली। हरियाणा में देखा आपने, एक दल खत्म हो गया, देवीलाल का, देश का लाल देवीलाल नारा हुआ करता था। असम की मैं बता रहा था, अब असम में बना दिए फिर कांग्रेस से आए हुए मुख्यमंत्री। उसके बाद बिहार में तो एक ऐसा मुख्यमंत्री दे दिया जो घाट घाट का पानी पिए हुए है, कोई घाट नहीं छोड़ा। आरजेडी जदयू, सिन्हा जी बेचारे हमारे सोचते रह गए, उनके पास विभाग भी था। मैं आ रहा हूं, एक मिनट आप, एक विभाग भी था उनके पास, उसका उन्होंने तहलका मचा दिया, इसकी जांच उसकी जांच,
विभाग भी ले लिया गया अब उनका, उनसे सुरक्षा व्यवस्था ले ली। मजबूरन उन्होंने कहा कि ऊपर वालों का निर्देश था इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब पीड़ा भी उगल दी। आगे बढ़ो, शुभेंदु अधिकारी हो गए 3 बड़े राज्यों के, तीनों राज्यों में बिहार में 40 सांसद चुने जाते हैं, बंगाल से 42 चुने जाते हैं, आसाम से 14 चुने जाते हैं। आसाम में पूरा नॉर्थ ईस्ट जोड़ लीजिए जहां से 25 आते हैं। नहीं 25 नहीं, हम तो 14 जोड़ लेते हैं, 100 तो हो गए, और 25 जोड़ दो तो हो गए 107, यानी 107 सांसद जिनकी देखरेख बाहर से आए हुए दल बीजेपी को क्षितिज पर ले जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ कब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, कब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इस पर तो चर्चा कोई करता ही नहीं। अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी पृष्ठभूमि से नहीं आते और बीजेपी उन्हें हटा नहीं पा रही है। मजेदार बात है, मैं कई चीजें बोलता हूं, मां सरस्वती कृपा है, फिर कंप्यूटर में जैसे फाइल निकलती है वो निकलते चले आते हैं दस्तावेज। बताइए आप, अगर उनकी अपनी ही छवि होती बीजेपी वाली और आरएसएस वाली, तो वो आज भी क्यों हिंदू वाहिनी का कायाकल्प करते रहते। कभी कभी किसी से मिल लेते हैं हिंदू वाहिनी के नेता से, कभी किसी से मिल लेते हैं। उनके गुरु खुद बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सांसद बने। आज कई लोग हैं वो बैठ जाते हैं, जब बीजेपी की कथा बांचते हैं तो बोल जाते हैं कि बीजेपी की सच्चाई क्या है। फिर वो कथा बांचते हैं कि अखिलेश क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या करते हैं, और वो अकबर ने क्या कहा, बीरबल ने कितनी बार खिचड़ी बनाई, वो कच्ची रह गई, पक्की रह गई, कि उबल गई, कि गल गई, कि सड़ गई। उन्हें ये तो पता है कि बीरबल के टाइम में उनके पुरखों का भी जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, कैसे होगा चुनाव अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन क्या चुनाव में विपक्ष भाजपा का सामना कर पाएगा? और भाजपा वो नहीं रही है अटल बिहारी वाजपेयी वाली, ये नई भाजपा, और नई भाजपा किसके ऊपर गिर जाए और कौन दबकर मर जाए, ये लगातार आप देखते चले आ रहे हो। उठा लीजिए, पीडीपी का नाम याद है? नहीं होगा। उसके नीचे उतरे, पंजाब में आए अकाली दल, याद है? नहीं याद है। उसके और नीचे आए हरियाणा, चौटाला परिवार, राम नाम सत्य हो गया। उसके नीचे उतरे दिल्ली में आए, राम नाम सत्य मतलब राजनीतिक रूप से खत्म हो गए हैं वो, दर्शक इससे पहले। राम नाम सत्य राजनीतिक, हम तो यहाँ राजनीतिक बात कर रहे हैं, किसी के मरने मारने की बात नहीं कर रहे हैं। आए नीचे अरविंद केजरीवाल, उसके नीचे घुसे उत्तर प्रदेश में, तो अभी छोड़ दीजिए, बसपा अंतिम सांसें ले रही है, अब अगला नंबर अखिलेश यादव का रहेगा अगर चुनाव हारे तो। मेरा शब्द याद रखें, ये ना कह दें कि इतनी काटें और आगे बढ़ा दें। उसके बाद आगे बढ़े, उत्तराखंड में कांग्रेस अंतिम सांसें गिन रही है। इधर चलो राजस्थान में, तो गहलोत तो सचिन पायलट की लड़ाई ने राजस्थान खो दिया। उसके आगे बढ़े, गुजरात में कांग्रेस मरणासन्न हो गई, होश नहीं आ रहा है। नीचे दक्षिण के राज्यों की बात नहीं करेंगे, अब 2 ध्रुवीय राजनीति हो गई पूरे देश की। दक्षिण में कांग्रेस, पूर्वोत्तर में और उत्तर भारत में बीजेपी। 1/3 में कांग्रेस, 2/3 में बीजेपी। क्यों? कांग्रेस के पास जो राज्य हैं वो भी ठीक ठाक हैं, और आंध्र प्रदेश में उनकी है ही। बचा क्या? क्षेत्रीय दलों का समापन कांग्रेस वर्षों सोचती रही, प्लान बनाती रही, मास्टर प्लान, एक का भी नुकसान नहीं कर पाई। भाजपा ने एक ही झटके में सबका सफाया कर दिया। धन्यवाद देंगे हम चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार को। जी संतोष जी, क्या होगा? और नहीं, और सिर्फ होगा कि नहीं होगा? सिर्फ सफाया ही नहीं किया, बल्कि जहां की जनता जनादेश दे भी रही है तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। उसके बाद अब जैसे तमिलनाडु का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। अब तमिलनाडु के राज्यपाल को पता नहीं दिल्ली से किसने कह दिया कि 118 ही चाहिए, वो उस 118 पर ही अड़े हुए, जबकि अंक गणित बिल्कुल अलग हो गया। देखिए 234 सदस्यीय विधानसभा है और 234 में से विजय जो है
वो 2 सीटों पर जीते हैं, एक से वो एक ही जगह से वोट करेंगे वो, तो 233। अब 233 में सरकार बनाने के लिए चाहिए 117। राज्यपाल कह रहे हैं कि 118 लेके आओ तभी सरकार गठन का मैं तुम्हें जो न्योता वाला पत्र है वो दूंगा। और उसमें भी देखिए, अटल जी ने कहा था चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। अब यहाँ पे टीवीके के पास 108, 2 जगह से जीते विजय, एक हटा दीजिए, 107 है। कांग्रेस पार्टी के 5 है, सीपीआई के 2 है, सीपीएम के 2 है। मैं बाकी आईयूएमएल और बाकी दलों की बात छोड़ भी दूं तो ये हो जाते हैं 107, 5 12, 2 14, 2 16, 116। और चाहिए कितने शिव जी? 117, एक कम है। वहां तो न जाने कितने कम थे। दर्शक अगर जाएंगे तो याद कर लेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया गया था, यहाँ एक विधायक कम है। और जबकि डीएमके लगातार बार बार ये कह रहा है, डीएमके दूसरे नंबर की पार्टी है 59 विधायकों के साथ, कि सरकार गठन का न्योता दे देना चाहिए टीवीके को। वो संवैधानिक संकट पैदा नहीं करना चाहते हैं, वो 6 महीने तक इस सरकार के लिए संकट पैदा नहीं करेंगे। इस देश में 222 223 सांसदों के बल पर नरसिम्हा राव ने 5 साल तक अल्पमत की सरकार चलाई थी। लेकिन यहाँ मोदी शाह के राज्यपाल जो है हट ठान कर बैठे हुए हैं कि नहीं, वो न्योता नहीं देंगे, पहले परेड करा दो। परेड मतलब 118 की लिस्ट उनको दे दो, तभी वो न्योता देंगे। पता नहीं वो संविधान से ऊपर समझते अपने आप। तो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और ये लाइव लॉ की रिपोर्ट है जो उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाली है, वो जरा मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए अभिनेता और तमिलका वेट्री कजगम यानी टीवीके के प्रमुख जो हैं सी जोसेफ विजय के अलावा किसी और को आमंत्रित न करे। यह याचिका एडवोकेट एजिल आरासी पी ने दायर की है, जिन्होंने खुद को टीवीके का यानी विजय की पार्टी का सदस्य बताया है। याचिका में तमिलनाडु के गवर्नर को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए। और यह तो सबको पता है कि 108 सीटें जीती थी, जिसमें से 2 जगह जीते थे, यानी 107 उनके पास है। 4 मई को नतीजा आ गया है, आज 9 मई की तारीख है। विजय के अलावा और किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी और नेता ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। वो न केवल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि 116 विधायकों का समर्थन भी एक तरह से उन्होंने सौंप दिया है। 1-2 विधायकों को लेकर कुछ लोचा बना हुआ है, लेकिन राज्यपाल अपनी हट को छोड़ने को तैयार नहीं है। राज्यपाल सबसे बड़े दल जो कि बहुमत के करीब पहुंच गया है, उनको जो है वो सरकार गठन का न्योता देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये लाइव लॉ की रिपोर्ट ही बता रही है कि 7 मई 2026 को चेन्नई स्थित लोक भवन, ये जो राज्यपाल का भवन है उसको लोक भवन कह दिया गया है, जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सूचित किया कि सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक साबित नहीं हो पाया है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि गवर्नर, जो याचिका मोदी और शाह के गवर्नर के खिलाफ, लाट साहब के खिलाफ लगाई गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि गवर्नर द्वारा टीवीके के नेता विजय को आमंत्रित न करना संविधान के अनुच्छेद 12 और 32 का उल्लंघन है। अब गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। याद दिला दूं कि तमिलनाडु के मामले में ही डीएमके सरकार की याचिका के समय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि भैया राज्यपाल को, राष्ट्रपति को कितने महीनों में जो है वो पेंडिंग बिल को क्लियर कर देना चाहिए, हाँ या ना कह देना चाहिए। तो एक बार फिर से ये बड़ा संवैधानिक मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जिसने एसआर बोमई केस वाले मामले में यह फैसला दिया था कि बहुमत है या नहीं, उसका फैसला सदन के पटल पर ही होगा, यानी केंद्र में लोकसभा के स्तर पर और राज्य में विधानसभा के स्तर पर। लेकिन मोदी शाह के राज्यपाल, पता नहीं किस तरह का ऑर्डर उनको मिला हुआ है, वो चूंकि बीजेपी में रहे हुए हैं, गोवा से आते हैं, वो अपनी ही पार्टी के पुराने दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत को शायद भूल गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है उस पर हम सबके नजरें बनी होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या बड़ा और अहम फैसला करता है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें बनी हुई हैं और जैसे ही कोई फैसला आता हम सबसे पहले आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। फिलहाल हमें और संतोष जी को इजाजत दीजिए और हमें बताइए क्या राज्यपाल एक और ब्रेकिंग खबर है जो बता देता हूं, जो बीसीके को लेकर जो बड़ा अफरा तफरी मची हुई है, तो तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल के बीच बीसीके जो है वो शाम 4 बजे ऐलान करेगी। पार्टी के चीफ जो है थोल थिरुमावलवन आज शाम को 4 बजे पार्टी के आधिकारिक फैसले का ऐलान करेंगे। बीसीके के प्रवक्ता के पावलन ने इसकी जानकारी दी है और पार्टी के अनुसार बीसीके की शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, इसमें पार्टी चीफ को अंतिम फैसला
घोषित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और वीसीके पर हमें नजर बनाए रखनी होगी कि आखिर वो क्या अंतिम ऐलान करते हैं। उस ऐलान पर काफी कुछ आने वाले समय में अब निर्भर रहने वाला है शिव जी। तो तमिलनाडु में भी राजनीतिक लड़ाई जारी है। टीवीके लगातार सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट भी कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट पे में मामला पहुंच गया। ये तीन तरफा लड़ाई जारी है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब बंगाल में वो घुटनों के बल झुककर बंगाल की जनता को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इस देश के संविधान की आत्मा उनकी तरफ देख रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा उनकी तरफ देख रही है कि क्या नरेंद्र मोदी जिस संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं, उस संविधान का पालन करने का आदेश अपने लाट साहब को, तमिलनाडु के गवर्नर को देते हैं या नहीं देते हैं शिव जी। चलिए, अब दर्शकों से हम यही कमेंट मांगेंगे, क्या राज्यपाल गलत कर रहे हैं या सही, हमें जरूर बताइए। फिर किसी नई खबर के साथ हाजिर रहेंगे। संतोष जी इजाजत दीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।